सम्माननीय शिक्षक साथियों, आप सभी को मेरा प्रणाम। आप सब जानते ही हैं कि 12 नवंबर को एनएस का टेस्ट होने वाला है। 12 नवंबर को एनएस की परीक्षा होने वाली है। तो उससे पहले हमको थोड़ी सी जानकारी होना चाहिए। जो जानकारी मुझे पता है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। जैसे कि एनएस का फुल फॉर्म है नेशनल अचीवमेंट सर्वे, मतलब राष्ट्रीय उपलब्धि सर्वेक्षण। ये हर 3 वर्ष में होता है। पिछला एनएस का टेस्ट 2017 में हुआ था और अभी जो होने वाला है वो 12 नवंबर को होने वाला है। तो इस एनएस के टेस्ट के क्या उद्देश्य हैं, क्यों लिया जाता है, इसकी क्यों आवश्यकता पड़ी? तो इसका पहला उद्देश्य है कि शिक्षा की गुणवत्ता की परख करना। शिक्षा की गुणवत्ता परखने के लिए ये टेस्ट लिया जाता है। और दूसरा है सीखने के प्रतिफलों के उपलब्धि स्तर की जांच करने के लिए। तीसरा है परिणामों के आधार पर सुधार के क्षेत्र चिन्हित करना। यही वजह है कि एनएस का टेस्ट लिया जाता है। अब एनएस के टेस्ट में हमारा जो खराब प्रदर्शन रहा उसकी वजह क्या है? 2017 में हमारा खराब प्रदर्शन रहा, उसकी वजह है कॉन्सेप्ट बेस्ड शिक्षण का अभाव, मतलब अवधारणा आधारित शिक्षण का न होना, अवधारणा आधारित शिक्षण का अभाव होना। और दूसरा है रोट लर्निंग मेथडोलॉजी का प्रचलन होना। बच्चे रटते हैं या हम उनको रटवा देते हैं, तो इस वजह से भी बच्चे अपना अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाते हैं। और अगला पॉइंट है विद्यार्थी का हायर ऑर्डर थिंकिंग प्रकार के प्रश्नों का कक्षा शिक्षण में हल करने का अभ्यास न होना। हायर ऑर्डर थिंकिंग मतलब उच्च क्रम की सोच वाले जो प्रश्न होते हैं उन प्रश्नों का कक्षा शिक्षण में हल करने का अभ्यास न होना। और एक बिंदु ये भी है कि लर्निंग आउटकम्स पर शिक्षकों की पर्याप्त समझ न होना। ये सारी वजह है कि एनएस में हम अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाए, परंतु हम अब अच्छा प्रदर्शन करेंगे, हमारा अच्छा रिजल्ट रहेगा। हम बच्चों को अच्छी तरह से एनएस की तैयारी करवाएंगे। तो उसके लिए हमको क्या क्या करना है? पहले तो हम ये जान लेते हैं कि एनएस में कौन कौन से विषय लिए गए हैं और कौन कौन सी कक्षाएं ली गई है। तो इसमें कक्षा तीसरी को लिया गया है, 5वीं को लिया गया है, 8वीं को लिया गया है और 10वीं को। तो हम यहाँ पर 10वीं के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पर प्राइमरी और मिडिल की बात कर रहे हैं। तो कक्षा 3 में गणित, हिंदी और पर्यावरण 3 विषय होंगे और 5वीं में गणित, हिंदी, पर्यावरण अध्ययन और 8वीं में गणित, हिंदी, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान। अब एनएस के प्रश्नों का स्वरूप कैसा होगा? तो प्रश्न जो होंगे बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। चूँकि अभी हमने मॉक टेस्ट बच्चों से ले लिया है और हमने खुद ने भी समझ लिया है, तो हमको समझ में पड़ गया है कि टेस्ट कैसा होगा। मॉक टेस्ट के जैसे ही प्रश्न पत्र आएंगे एनएस के लिए और प्रत्येक विषय के 15 प्रश्न होंगे। और इनका आधार क्या होगा? लर्निंग आउटकम और विषय के कौशल, ये आधार होगा प्रश्नों का। और अब यहाँ पर हम शिक्षकों के क्या दायित्व होने चाहिए? तो हमको बच्चों को एनएस की तैयारी करवानी है। दोपहर बाद पूरा टाइम हमको एनएस की तैयारी में लेना है। जैसे ये 7 तारीख से शुरू हो गया था, 7 सितंबर से बच्चों को दोपहर में जैसे 3:30 बजे से शाम 5 बजे तक हम एनएस की तैयारी करवाएंगे। इसका हमको एक टाइम टेबल बना लेना चाहिए। जिन्होंने बना लिया है बहुत अच्छी बात, जिन्होंने नहीं बनाया है उनको बना लेना चाहिए और उस हिसाब से तैयारी करवाना चाहिए। तो जैसे 3:30 बजे से शाम के 5 बजे तक पढ़ाना है, तो उसका हम टाइम टेबल कैसा बना लें? जैसे 3:30 बजे से 4:15 बजे तक लर्निंग आउटकम्स पर आधारित विषय, पाठ, अवधारणा आदि को हम पढ़ाएंगे और समझाएंगे। उसके बाद में 4:15 बजे से 4:45 तक लर्निंग आउटकम्स पर आधारित वर्कशीट, अभ्यास प्रश्न पत्र आदि हल करवाएंगे। फिर जो 15 मिनट बचते हैं 4:45 से 5 बजे तक, इन 15 मिनट में हम बच्चों की शंका का समाधान करेंगे, कठिनाइयों का निराकरण करेंगे और उनको मार्गदर्शन देंगे। और राज्य शिक्षा केंद्र द्वारा प्रदान की गई प्रश्न बैंक के प्रश्न अभ्यास भी करवाएंगे। तीसरा बिंदु है प्रश्न बैंक के स्वरूप के ही उस प्रकृति के
उसी टाइप के या उसी के जैसे प्रश्न हमको अपने मन से बनाकर बच्चों को अभ्यास करवाना है। ऐसे प्रश्न बनाकर बच्चों को अभ्यास के लिए देना है। मन से बनाने का मतलब ये नहीं है कि हम जैसे वैसे प्रश्न बना दें और दे दिए। मन से प्रश्न बनाने का मतलब है कि जो प्रश्न बैंक के बने हुए हैं हमारे पास, जो राज्य शिक्षा केंद्र से आए हुए हैं, वैसी प्रकृति के ही बनाना है। मतलब प्रश्न ऐसे बनाना है जिनसे लर्निंग आउटकम्स प्राप्त होते हैं। फिर अगला है चौथा नंबर, साप्ताहिक टेस्ट लेना। मॉक टेस्ट पहला, दूसरा, तीसरा, ये सब हमको निर्देश अनुसार और समय सारणी अनुसार लेना है, हल करवाना है। अब जिन प्रश्नों को हल करने में बच्चे कठिनाई महसूस करें, त्रुटि करें, उनका निराकरण विश्लेषण कर आवश्यक सुधारात्मक प्रयास करते हुए उस प्रकार के प्रश्नों के अतिरिक्त अभ्यास के अवसर दिए जाएं। बच्चों को अतिरिक्त अभ्यास के अवसर दिए जाने चाहिए या दिए जाएंगे। अब जो बच्चे विद्यालय नहीं आ रहे हैं, बहुत से बच्चों को अनुमति नहीं मिली है और वो घर पर ही पढ़ाई कर रहे हैं। डिजिलैब के जो कंटेंट हम डाल रहे हैं उनको ही पढ़ रहे हैं बच्चे। तो जो बच्चे स्कूल नहीं आ रहे हैं उनके घर पर जाकर हमको अभ्यास करवाना है और मॉक टेस्ट भी लेना है और साप्ताहिक टेस्ट भी लेना है। इसको हम बोलेंगे गृह संपर्क। गृह संपर्क करके बच्चों को अभ्यास करवाना और टेस्ट लेना। और अगला बिंदु है, शिक्षक स्वयं एलओ से पाठों की मैपिंग करेंगे। एलओ से मतलब लर्निंग आउटकम्स, एल मतलब लर्निंग, ओ मतलब आउटकम्स। तो शिक्षक स्वयं एलओ से पाठों की मैपिंग करेंगे और लर्निंग आउटकम्स के अनुसार वस्तु स्थिति को समझें या समझेंगे और बच्चों को मार्गदर्शन देंगे। ये हो गए हमारे शिक्षकों के दायित्व। अब क्या होगा कि हमने टेस्ट ले लिए, बच्चों के साप्ताहिक टेस्ट ले भी लिए और चल भी रहे हैं, मॉक टेस्ट ले लिए हैं, चल रहे हैं। तो साप्ताहिक टेस्ट लेने के बाद हमारा काम खत्म नहीं हो जाता है। उन टेस्ट को हम जांचेंगे, चेक करेंगे, उसके बाद हम विश्लेषण करेंगे और विश्लेषण के लिए एक ऐसा प्रारूप बना लेंगे। यहाँ पर हम बच्चों के नाम लिख लेंगे, सारे बच्चों के नाम लिख लेंगे, हर क्लास के हर सब्जेक्ट के अलग अलग, तीसरी के, पाँचवीं के, आठवीं के, सभी क्लासों के। मान लीजिए ये हिंदी विषय का हमने विश्लेषण किया, तो यहाँ पर पहले तो क्रम से बच्चों के नाम आ जाएंगे। फिर हम जो हमने बच्चों का टेस्ट लिया है उन प्रश्नों को देखेंगे कि पहला प्रश्न कितने बच्चों ने सही किया है, पहला प्रश्न कितने बच्चों ने गलत किया है, पहला प्रश्न कितने बच्चों ने छोड़ा है। इस तरह से 10 प्रश्न का विश्लेषण करेंगे हम। 10 प्रश्नों को टिक लगा देंगे, सही गलत छोड़े हुए सभी को। उसके बाद में हम यहाँ पर जो योग लिखा है यहाँ पर जोड़ लगाएंगे। जोड़ेंगे तो हमको पता चल जाएगा कि ज़्यादा बच्चों ने सही किए हैं कि ज़्यादा गलत किए हैं कि ज़्यादा छोड़े हुए हैं। इनका हम परसेंटेज निकालेंगे, प्रतिशत से हमको पता चल जाएगा कि बच्चों का रिजल्ट कैसा रहा। अब क्या होगा कि 50% से अधिक बच्चों ने अगर सही किया है तो हम मान लेते हैं कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर है। परंतु अगर 50% से ज़्यादा गलत किए हैं और छोड़े हुए हैं तो इन प्रश्नों को हम ये मानेंगे कि बच्चों को कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, उनको बेसिक चीज़ें नहीं आती है, तो उनको हमको समझाना पड़ेगा। इस तरह से हम समझ लेंगे कि बच्चों ने गलत किए हैं कि सही किए हैं कि छोड़े हैं। उसके बाद में ऐसा ही हम मॉक टेस्ट के लिए भी विश्लेषण करेंगे। यहाँ पर भी बच्चों के नाम लिख लेंगे। मॉक टेस्ट तो 3 ही है, 2 हो गए हैं, 1 बचा है। अब सभी मॉक टेस्ट के हमको विश्लेषण करना है। तो पहले का जिन्होंने कर लिया है तो अच्छी बात है, नहीं करा है तो वो अब कर लेंगे। यहाँ पर हम बच्चों के नाम लिख लेंगे, छात्र का नाम लिखा है यहाँ पर, बच्चों के नाम, छात्र छात्रा सभी के, कक्षावार और विषयवार। उसके बाद में बच्चों की आंसर शीट देखेंगे कि बच्चों ने गलत कितने करे हैं, सही कितने करे हैं और छोड़े कितने हैं। सही करने वालों के सही पर टिक, गलत करने वाले का गलत पे टिक और छोड़ा है तो छोड़े पे टिक। इस तरह से इनको भी हम आखिरी में जोड़ लेंगे। यहाँ पे जो योग लिखा है यहाँ पर जोड़ लेंगे। जोड़ने के बाद प्रतिशत निकाल लेंगे। प्रतिशत निकालने के बाद हम देखेंगे कि 50% से अधिक बच्चों ने छोड़े हैं या गलत किए हैं। अगर मान लीजिए 50% से ज़्यादा पहला प्रश्न बच्चों ने छोड़ा है या गलत करा है
तो इस कॉन्सेप्ट को हमको क्लियर करवाना पड़ेगा। लर्निंग आउटकम्स पर जाकर हमको देखना पड़ेगा कि ये किस लर्निंग आउटकम का पार्ट है जो बच्चे नहीं समझ पा रहे हैं, और उस पाठ को, उस अवधारणा को हम समझाएंगे और यहाँ पर हम ऐसे रणनीति बनाएंगे। ये यहाँ पे ये पूरे प्रश्न है 15, 1 से लगाकर 15, इनके हम लर्निंग आउटकम के क्रमांक लिख लेंगे। यहाँ पर लर्निंग आउटकम्स लिख लेंगे कि पहला प्रश्न जो है वो कौन से लर्निंग आउटकम्स का है, दूसरा कौन से लर्निंग आउटकम्स का है। उसके बाद में यहाँ पर जो रणनीति लिखी है, यहाँ पर हम रणनीति बनाएंगे कि हम किस तरह से बच्चे को समझाएं, किस गतिविधि से समझाएं कि बच्चा वो कॉन्सेप्ट क्लियर कर ले, बच्चे को वो अवधारणा अच्छी तरह से समझ में आ जाए। इसकी ये गतिविधि कैलेंडर भी दिया हुआ है यहाँ पर कि पहला सप्ताह कब से कब तक था, 23 से 28 अगस्त पहला, फिर दूसरा, तीसरा, चौथा, पाँचवा, छठा, सातवां और आठवां। इस तरह से हमको समय सारणी अनुसार, गतिविधि कैलेंडर अनुसार कार्य करना है और अच्छे से अच्छा प्रदर्शन करना है। हम शिक्षक हैं, हम सब कर सकते हैं और करेंगे। हम सब ने ये ठाना है, NAS के आंकड़े बेहतर लाना है। धन्यवाद, थैंक यू।